नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ गिरी। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में मुक्त व्यापार। लगभग इससे पहले वाली क्लास में वाणिज्य व्यापार के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। 1757 से 1813 तक वाणिज्य व्यापार चला था। उसके बाद मुक्त व्यापार धीरे धीरे भारत में शामिल हो गया था। मुक्त व्यापार होता क्या है? अर्थात मुक्त व्यापार का मतलब है एक तरफा व्यापार। भारत से वह सामान लेके जाते हैं, वहां पे बेचते हैं, कच्चा माल निकालते हैं, वहां पे लेके मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करके फिर से लेके आते हैं भारत में, बेचते हैं। उसे कहते हैं मुक्त व्यापार। कच्चा माल भी निकाले और लेके गए, वहां पे मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करके लेके आए, फिर भारत में उसको बेचने लगे। उसको क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार हमने पहले वाली क्लास में वाणिज्य व्यापार पढ़ लिया था। आज हमें मुक्त व्यापार पढ़ना है। मुक्त मुक्त व्यापार, ठीक है। दूसरा वाला है यह 1700 सॉरी 1813 से 1857 तक, जब तक महारानी एलिजाबेथ यहाँ पर शासन हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद, तब तक यह मुक्त व्यापार भारत से चलता है। मुक्त व्यापार का एकाधिकार समाज, जैसे पहले क्या था कि वाणिज्यवाद में हमने देखा था सिर्फ कंपनी को ही अधिकार था कि वह भारत से आके क्या कर सके, व्यापार कर सके। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो यह क्या हुआ कि मुक्त 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेट करती है कंपनी, धीरे धीरे रेगुलेट करने लगती है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में 1813 में जो एक तरफा व्यापार था उसको बंद कर दिया गया। मतलब एक तरफा कहने का मतलब था कि जो वहां से आते थे कंपनी, एक कंपनी आती थी यहाँ पे व्यापार करके जाती थी, बस एक ही लोग का यहाँ पे वर्चस्व है, उसको खत्म करके सभी लोग को बोल दिया गया कि तुम भी आओ, सब लोग आके आपसे भारत से व्यापार करें। तो कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का एका एकाधिकार समाप्त समाप्त कर दिया गया। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने का मतलब कि सिर्फ कंपनी ही यहाँ पे शासन करती थी, यहाँ पे व्यापार करती थी, लेकिन सभी के लिए अब व्यापार खोल दिया गया, ठीक है। और लेकिन एक चीज के लिए व्यापार एकाधिकार बना रहा, चाय और चीन से व्यापार पर, चीन से व्यापार पर एकाधिकार एका एकाधिकार एकाधिकार बना रहा और सभी पे एकाधिकार समाप्त कर दिया लग गया। लगभग सभी पे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन से व्यापार पर एकाधिकार मतलब बना रहा। फिर उसके बाद 1813 में ईसाई धर्म के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में अनुमति दे दिया गया, अनुमति दे दिया गया, ठीक है। कि आप इससे पहले कि वहां से लोग आते थे व्यापार करके लेके जाते थे, लेकिन ईसाई धर्म का कोई व्यापार मतलब इनको अपने धर्म के प्रचार करने का कोई अनुमति नहीं मिला था। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो इन्होंने अनुमति दे दी कि आप लोग आके ईसाई धर्म का प्रचार करके यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। और साहित्य और विज्ञापन पे, साहित्य और विज्ञापन पे पर पर ईयर, पर साल, हर एक साल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति मिली, खर्च करने की अनुमति मिली कि भारत में यह साहित्य और विज्ञान पे 1 लाख रुपए हर साल खर्च करेंगे। लेकिन इन्होंने बस खर्च वर्च किया नहीं, बस इन्होंने कहने के लिए बहुत कुछ कह दिया, लेकिन खर्च नहीं कर पाए, ठीक है। तो इन सब का प्रभाव क्या पड़ा, इन सब चीजों का 1813 में ये सब चीज आए, मुक्त व्यापार के उद्देश्य से आए, तो इस पे भारत में व्यापार क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा? पहली तो वो प्रकृति पर
प्राकृतिक प्रभाव में पहला क्या पड़ता? पहला प्राकृतिक प्रभाव में कच्चा माल। कच्चा कच्चा माल यहां से निकालते थे जैसे कपास। कपास कपास को लेके गए इंग्लैंड लेके जाते थे। इंग्लैंड लेके जाते थे, उसे कंपनी में परिवर्तन करते थे पक्के माल में, मतलब कच्चे माल, जैसे कपास को लेके जाए उसको कपड़ा बनाए। कपड़ा बनाने के बाद भारत में बेचते थे। भारत में बेचते थे। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये मुक्त व्यापार का मतलब लगभग यही है कि यहाँ से कच्चा माल निकालने के बाद उसको लेके गए इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कंपनी में उस कपड़ा बना देने का, जैसे कपास। कपड़ा बनाने के बाद यहाँ पे ला के यहीं पे बेच दिया, तो जहाँ एक तरफा व्यापार हो गया। तो हर समय क्या करते थे कंपनी को, ये लोग धीरे 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 पूरा मतलब आर्थिक रूप से शोषण करने लगे थे। ठीक है, फिर उसके बाद पश्चिमी सभ्यता का रूपांतरण करना। पश्चिमी सभ्यता में पश्चिमी सभ्यता में रूपांतरण करना। रूपांतरण करना पश्चिमी सभ्यता में रूपांतरण करना का मतलब वो होता था कि वह भारतीय लोग तो धोती कुर्ता पहनते थे, वह लोग तो पहनते थे पैंट शर्ट। कच्चा इन लोग का कपड़ा कैसे बिकेगा? और लोग कहते थे ये कौन है जो पैंट शर्ट पहनता है, वो है मतलब एलिट क्लास का पर्सन है, जो धोती कुर्ता पहनता है वह थर्ड क्लास का है, वो गवार है। ऐसे सब तब दातुन करते थे, यह कौन है? एकदम थर्ड क्लास का व्यक्ति है। फिर उसके जो इन्होंने किस ब्रश लेके आया, ब्रश, ये सब चीजें इन्होंने अपना क्या किया, रूपांतरण अपने तरीके से इन लोगों ने रूपांतरण करने के लिए कोशिश की। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा काम किया उन्होंने भारतीय भारतीय समाज में हस्तक्षेप किया। भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने लगे। भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने लगे। पहले जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा। ठीक है, पर्दा प्रथा, ऐसे सब चीजों का क्या किया उन्होंने, विरोध किया। तो हालांकि इन्होंने ये वाला काम तो अच्छा किया, मतलब ये खराब चीजें है, इनका विरोध करके अच्छा किया, लेकिन वो भी उनमें इसमें भी उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ ही था। ठीक है, तो इन सब चीजों का क्या किया उन्होंने, विरोध किया। भारतीय समाज में उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया, और इस सब चीजों का, बाल विवाह का, सती प्रथा का और पर्दा प्रथा का उन्होंने विरोध किया। फिर उसके बाद विधि की तरह सामाजिक सुधार किया। विधि की तरह इसमें विधि के द्वारा सामाजिक सामाजिक सुधार किया। सुधार किया। सामाजिक सुधार का मतलब ये है, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसे प्रथाओं का विरोध किया और विधि बनाया, कानून बनाया, और इस सब चीजों का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, फिर उसके बाद भ्रूण हत्या भी हो गया, कन्या हत्या भी हो गया। इसमें लेख देते हैं, भ्रूण हत्या, हत्या, कन्या हत्या, कन्या हत्या। तो इस सब चीजों का क्या किया इन्होंने, विरोध किया। कौन? सामाजिक विधि, ब्रिटेन वाले सामाजिक विधि, जो विधि के तरह समाज को सुधार करने की अलग अलग इन्होंने नीति अपनाई। ठीक है, तो फिर इसके बारे में अभी तो इतना देख लेते हैं, फिर उसके बाद वाले देखते हैं कि मुक्त व्यापार का मतलब है भारत से एक तरफा व्यापार। यहाँ से कुछ भी कच्चा माल का उत्पादन करना, वहां पे लेके जाकर मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर करके लाके ही भारत में बेचना, उसे कहते हैं मुक्त व्यापार। ठीक है, कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया। वह बोला कि जो मन करे वो आके भारत में क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। चाय और चीन के साथ एकाधिकार बनाए रखा। चाय और चीन के साथ एकाधिकार को क्या रखा, बनाए रखा।
फिर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत को खोल दिया, जो मन करे वो आके भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी किसी को रोक टोक नहीं है, जो जिसका मन करे वो आके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। फिर साहित्य और विज्ञान पर 1 लाख रुपए की खर्च करने की अनुमति दी। उन्होंने बोला कि साहित्य और विज्ञान पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करेंगे, लेकिन यह कुछ करते वर्ते नहीं थे, सिर्फ बोलने के लिए कि 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, इतना खर्च करेंगे, उतना खर्च करेंगे, लेकिन खर्च वर्च कभी किए नहीं। फिर उसके बाद प्रकृति पे प्रभाव पड़ा, जो कच्चा माल ज्यादा से ज्यादा ये लोग जो औद्योगिक वाली चीजें है उसको उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन किया, जो उसको उत्पादन नहीं करता था उसको दंड दंड देते थे लोग, और उनसे बैगारी करवाते थे। बहुत सारी समस्या था, ददनी प्रथा बताया था आप लोगों को, ददनी प्रथा जैसे बहुत सारी समस्या था। तो यह कच्चा माल प्रकृति से निकलवाते थे। जो भारतीय किसान है वो क्या करें, कच्चा माल निकालते थे और फिर उसके बाद उनसे कौन खरीदता था, और ब्रिटेन वाले खरीद लेते थे। जब ब्रिटेन वाले खरीद लेते थे और उसको लेके जाते थे इंग्लैंड, इंग्लैंड में लेके जाने के बाद उसको पक्के माल में मतलब पक्के मैन्युफैक्चर करते थे और उसको क्या बनाते थे, कपड़ा बनाते थे, कपड़ा जैसे मील बनाते थे, उसको लाके कहाँ बेचते थे, यहाँ पे भारत में। तो भारत को एक व्यापार के लिए एक मार्केट खोल लिया था कि बाजार है यहाँ पे जो मन करे वहां पे। तो भारतीय तो खरीदेंगे नहीं, तो उनके लिए क्या किया, भारतीयों का रूपांतरण किया, अपने तरीके से बदलने की कोशिश की, अपने के जो अच्छा कपड़ा पहनता था उसको मतलब अलग अलग तरीके से बदलने की कोशिश की। और उन्होंने ब्रश को ज्यादा प्रोत्साहन दिया, धोती कुर्ता जो पहनने वाला था तो उसको एकदम थर्ड क्लास का व्यक्ति बोला कि ये नहीं पहन सकता है, फिर उसको जींस पैंट के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये सब चीजें के इसके लिए एक मार्केट बना दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय समाज के हस्तक्षेप करने लगे, भारतीयों के समाज में क्या करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, जैसे बाल बाल विवाह, सती प्रथा, फिर उसके बाद पर्दा प्रथा, भ्रूण हत्या, कन्या हत्या, ये सब चीजों का उन्होंने विरोध किया। हालांकि ये भी सही भी है, लेकिन इसमें भी उनका कहीं ना कहीं वो था, मुनाफा था, फायदा था, ठीक है। फिर उसके बाद विधि बनाकर इन सब चीजों को खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है। फिर आगे हम देख लेते हैं, आगे हमें देखने कृषि और उद्योग पर प्रभाव, ठीक है। कृषि और उद्योग पर प्रभाव क्या पड़ता है इनकी वजह से। तो एक तरफा व्यापार में हमने लगभग ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद वाले जो टॉपिक में पढ़ेंगे हम 1857, जब क्रांति हो जाती है 1857 के बाद, फिर महारानी का सीधे सीधे भारत में शासन होने लगता है, ठीक है। तो इसके वाले बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो मुक्त व्यापार के बारे में और ज्यादा जान लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। कृषि उद्योग और धंधों पर प्रभाव, कृषि कृषि उद्योग धंधा पर प्रभाव, कृषि उद्योग धंधों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। पहला क्या प्रभाव पड़ा, पहला तो कच्चे माल के रूप में वाणिज्य फसलों का उत्पादन, कच्चा माल के रूप में वाणिज्य फसलों फसलों का उत्पादन उत्पादन इसका मतलब है जो कच्चा माल भारत से उत्पादन करते थे, भारत से कच्चा माल उत्पादन कर करके जो वाणिज्य फसल था उसी को प्रोत्साहित करते थे, जैसे गेहूं, चावल, कपास, नील, ये सब खेती को प्रोत्साहित करते थे, जो उनके उद्योग में डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से काम आए, ठीक है। तो इस सब चीजों का प्रोत्साहन करते थे। फिर कृषि सुधार होते कई, कृषि कृषि सुधार कृषि सुधार हेतु कठोर प्रभाव, हेतु कठोर नियम भी लगा है, कठोर प्रभाव, कठोर नियम, कठोर नियम लगाए कि मतलब कृषि में इस चीज का ही आपको उत्पादन करना है जो वाणिज्य फसलों के लिए है, जो मतलब औद्योगिक के लिए हो, जिसमें मैन्युफैक्चर करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके, उन सब चीजों का इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन किया। फिर उसके बाद प्रतिस्पर्धा के कारण लघु उद्योग, भारतीय प्रतिस्पर्धा 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 होने लगी, किससे, भारतीयों से और ब्रिटेन से, ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से, ठीक है। ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा होने लगी,
तो भारतीयों का जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग उद्योग वह धीरे धीरे नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा जो भारतीयों का छोटे छोटे उद्योग से जो कच्चा माल बनाते थे, कच्चा माल की तरह, तो छोटे छोटे उद्योग था, इनका पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका औद्योगिक क्रांति हो गया, तो इनका जो सामान था बहुत ज्यादा हैवी, अच्छा था, इसीलिए भारतीयों का सामान धीरे धीरे खरीदने लोग बंद कर दिए, और पूरी तरह से भारतीयों का नष्ट हो गया। लघु उद्योगों का, भारतीय के लघु उद्योगों का पूरी तरह से नष्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ का वर्चस्व बढ़ने लगा, वहां की खरीदारी खरीदारी बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, खरीदारी बढ़ने लगी, धीरे धीरे खरीदारी बढ़ने लगी, और ये धीरे धीरे अमीर होते गए। ठीक है, फिर उसके बाद फसल स्वरूप में कृषि पर दबाव, फसल स्वरूप के कृषि पर दबाव, फसल स्वरूप में कृषि पर बहुत दबाव हुआ, बहुत दबाव हुआ, जिससे भूमि थी वह बंजर हो गई, बंजर हो गई, और कृषकों को लोन लेना पड़ा, कृषकों को लोन लेना पड़ा, लोन लेना लेना पड़ा, जिससे जिससे लोन वह चुका नहीं पाते थे, अंततः क्या होता था, को अपना मतलब मृत्यु हो जाती थी, अपने आप को आत्महत्या कर लेते थे। ऐसे बहुत सारी क्रियाओं को अपनाते थे, जो क्या कृषक कृषक ददनी प्रथा जैसे चंगुल में फंस जाते थे, और पूरी तरह से वह नष्ट हो जाते थे। ठीक है, नष्ट होने का तात्पर्य उनका पूरी तरह से भूमि खराब हो जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद सामाजिक प्रभाव भी पड़े। सामाजिक प्रभाव क्या पड़े? सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव में क्या पढ़ सकते हैं? तो पहला पश्चिम सभ्यता, पश्चिम सभ्यता की तरह रूपांतरण, पश्चिमी सभ्यता की तरह रूपांतरण, मतलब पश्चिमी सभ्यता की तरह अपने आप को उसमें बदलने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिटिश संस्कृति का प्रसार, जो ब्रिटेन की संस्कृति है, ब्रिटेन की संस्कृति का प्रसार करने लगे, ईसाई धर्म का प्रसार करने लगे, कपड़े ब्रिटिश जैसे जैसे पैंट कोट कुर्ता पहनने का उन्होंने बताया, तो ये सब चीजें उनका बढ़ने लगा। फिर उसके बाद भारतीय समाज का विभाजन कर दिया, भारतीयों भारतीय समाज समाज का विभाजन कर दिया, विभाजन कर दिया। पहले तो हिंदी हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, फिर उसके बाद दूसरा अमीर गरीब, अमीर गरीब, फिर उसके बाद तीसरा उद्योगपति, उद्योगपति और गरीब। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजों में परिवर्तन कर दिया इन्होंने, अमीर गरीब उद्योगपति है, हिंदू मुस्लिम, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजों में इन्होंने अपने तरीके से रूपांतरण करने लगे। फिर उसके बाद 1858 में महारानी एलिजाबेथ का शासन आ जाता है। ठीक है, फिर उस ये देख लेते कृषि 1813 में, जब मुक्त व्यापार में से हमारे देश में प्रभाव क्या पड़ा, कच्चा माल के रूप में वाणिज्य फसलों का जो कच्चा माल था उसको निकालते थे, और वाणिज्य फसलों की तरह उसका उत्पादन किया करते थे। फिर उसके बाद कृषि सुधार हेतु कठोर नियम लगाए, उन्होंने बोला कि यही चीज आपको उत्पादन करना है जो उनके कच्चे माल में, जो उद्योग में उनको काम आ सके। इसलिए फिर प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा होने लगी भारतीय के छोटे छोटे लघु उद्योग में, और ब्रिटेन की खरीदारी बढ़ने लगी, और भारतीय के लघु उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि उनका सामान था उत्कृष्ट था, भारतीयों अच्छा था, इसलिए भारतीयों ज्यादा भारतीय चीजें, भारतीय लोग उनके सामान को प्रेफर करने लगे, और इसके मतलब रूपांतरित भी कर दिए थे कुछ लोगों को। रूपांतरित करने की वजह से पूरी तरह से भारतीय जो फसल थे वह नष्ट हो गए। फिर उसके बाद
फसल स्वरूप में कृषि बहुत बहुत दबाव बढ़ने लगा, कृषियों को कृषि पर बहुत दबाव पड़ने लगा, भूमि बंजर हो गई और कृषि लोन लेना पड़ा, कृषकों को लोन लेना पड़ा और पूरी तरह से उनका पतन हो गया। और सामाजिक प्रभाव में पश्चिम सभ्यता का रूपांतर, पश्चिमी सभ्यता की तरह उनको अपने आप को उसमें परिवर्तन करने की इन्होंने कोशिश किया। फिर ब्रिटेन की संस्कृति की तरह अपना संस्कृति मतलब ईसाई धर्म जैसे चीजों का प्रसार प्रसार किया। फिर उसके बाद भारतीय समाज को विभाजन कर दिया, हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब जैसे बहुत सारा विभाजन करके इन्होंने रख दिया। ठीक है, तो इसके बाद वाला 1857 में जब महारानी एलिजाबेथ का शासन भारत में आ जाता है तो उस टाइम भारत में क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। भारत में इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि महारानी एलिजाबेथ पूरी तरह से भारत को कंट्रोल कर लेती है 1857 में। ठीक है, 1858 महारानी महारानी नियंत्रण, 1858 महारानी एलिजाबेथ 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 का भारत में नियंत्रण, भारत में नियंत्रण। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, 1813 तक मुक्त व्यापार। इससे ये जो तीसरा चरण है समाजवाद साम्राज्यवाद में, तो उसमें महारानी एलिजाबेथ 1858 का पढ़ना है। ठीक है, 1858 में पूंजी निवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई। 1858 में पूंजी के निवेश की प्रक्रिया आरंभ हो गई, निवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई, प्रक्रिया आरंभ हो गई। 1858 में ही पूंजी निवेश की प्रक्रिया आरंभ हो गई। मान लीजिए उन्होंने रेलवे का विकास किया। रेलवे का विकास क्यों किया, एक स्थान से दूसरे स्थान अपने सामान को जल्दी तरह से ले गया, फिर उसके बाद अपने सैनिकों को इधर से उधर लेके जा पाए, डाक व्यवस्था उनकी अच्छी हो पाए, इसलिए वो उनमें कहा उन्हीं का लाभ था, इसीलिए उन्होंने पूंजी निवेश करने लगे। और भारतीय संस्कृति को जानने के लिए अधिक से अधिक अध्ययन करने का सोचे कि भारतीय संस्कृति को बिना अध्ययन किए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अध्ययन करने की कोशिश किया। उसके बाद कॉलेज खोलेंगे, संस्कृति कॉलेज खोलेंगे और बहुत से लोगों को यहाँ से किताब लेके जाएंगे और वहां पे पढ़ेंगे और वो लोग ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे कि ये तो हमसे ज्यादा अच्छा सभ्यता था, लेकिन ये उन्होंने पूरी तरह से इनको बदल करके रख दिया। इसीलिए भारतीय सभ्यताओं को पूरा पूंजी निवेश करने के बाद उनको समझने की कोशिश करनी है, और जिस चीज को जब तक समझेंगे नहीं तब तक कैसे कंट्रोल कर सकेंगे, इसीलिए भारतीय सभ्यता में पूंजी निवेश करना उन्होंने आरंभ कर दिया। ठीक है, 19वीं सदी में पूरे ब्रिटेन में श्रमिक आंदोलन चला। 19वीं सदी से पूर्व ब्रिटेन में, 19वीं सदी से पूर्व भारत में श्रमिक आंदोलन चला, श्रमिक आंदोलन आंदोलन चला। श्रमिक आंदोलन ही नहीं, किसान आंदोलन भी चला, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, मजदूर आंदोलन आंदोलन मजदूर आंदोलन और वो मठ मठ वाले जो भी थे वो भी आंदोलन के रूप में धीरे धीरे चलने लगे। तो धीरे धीरे भारत में इन लोगों का आंदोलन के इसकी वजह से उन्होंने पूंजी निवेश करना चाहा कि इतना बड़ा 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे कि उसका ही परिणाम था कि उन्होंने पूंजी निवेश ज्यादा से ज्यादा भारत में कर पाए। फिर उसके बाद समाजवादी को बढ़ावा देना, समाजवाद को बढ़ावा देना, समाजवाद को बढ़ावा देना, समाजवाद को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना, समाजवाद को बढ़ावा देना। फिर इसमें कुछ शासकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है 1857 की क्रांति से पहले का, फिर जिसे
रिपन, एल्गी, एल्गी, कर्जन, कर्जन, कर्जन के बारे में हमने बहुत पढ़ा था। फिर भारत को यह पूरी तरह से, भारत को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नीतियां लगाए, बहुत सारे विधि या नीतियां बनाए, विधि नीतियां बनाए। ठीक है, यह लोग भारत को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नीतियां लगाए, बहुत सारे विधि बनाई। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे काम किए। फिर उसके बाद विचारधाराएं, हमें क्या पढ़ना, विचारधारा। 1858 में महारानी एलिजाबेथ का पूरी तरह से भारत में नियंत्रण हो जाता है। तो 1858 में पूंजी का निवेश भारत में करने लगती है। क्यों? भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, भारत में अपने हिसाब से रूपांतरण करने के लिए। जब तक अपने हिसाब से रूपांतरण नहीं करेंगे तो एक तरफा व्यापार कैसे होगा। तो धीरे धीरे पूरी तरह से समझने करने के लिए। फिर उसके बाद विद्रोह होता है, कई विद्रोह, वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इस समाज को मतलब पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मतलब गवर्नर बन के भारत में आए। रिपन आए, एल्गी आए, कर्जन आए। कर्जन, एल्गी और रिपन के बारे में हमें आगे वाले क्लास में पढ़ना है। हम इनके बारे में जानते हैं किस किस प्रकार भारत को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए इनकी नीतियां लगाएंगे, बहुत सारे इन्होंने कानून बनाएंगे। फिर इनके विचारधाराएं कुछ थी। विचारधारा, किसका? ब्रिटेन का, ब्रिटेन का विचारधारा। ठीक है, विचारधारा में पहली देशी रियासतों का विचारधारा क्या था, इनके प्रति, ब्रिटेन के प्रति, यहाँ पे ब्रिटेन के प्रति भारतीयों का विचारधारा, भारतीय का विचारधारा, विचारधारा। ठीक है, भारतीयों का विचारधारा। तो कब था? 1857 से पहले, 1857 से 1857 से पहले। फिर 1857 के बाद, 1857 के बाद क्या क्या विचारधारा रही। पहले तो 1857 से पहले का जान लेते हैं। 1857 से पहले, 1857 से पहले भारतीयों का विचारधारा एकदम उदारवादी जैसा था। वह लोग समझते थे कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, भारत में विकास कर रहे हैं, भारत में अच्छी अच्छी चीजें लगा रहे हैं। वह लोग अपने बच्चों को सिविल सेवाओं में भर्ती करने के लिए बहुत सारे कहेंगे, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन वह लोग इनका रूप देखे कहाँ थे अच्छी तरह से, क्योंकि वह पूंजीपति लोग थे, अमीर व्यक्ति थे। अमीर व्यक्ति हमेशा अपने बारे में, लाभ के बारे में सोचता है। तो कहीं ना कहीं अपने लाभ के बारे में, आपको अपने बच्चों को सिविल सेवाओं में भर्ती करने के बारे में बोलते थे कि वह पत्र लिख देते थे कि नहीं जाओ वहां पे यह काम कर दीजिए। तो इसलिए वो लोग क्या थे, उदारवादी रूप में थे। वाणिज्यवाद और कंपनी का शासन, वह लोग सोचते थे कि भारत में वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद का मतलब मैंने पहले ही क्लास में बताया था, इससे पहले वाले क्लास में, कि वाणिज्यवाद का मतलब होता है कि हमारे जगह से उत्पादन करना और बेचना, बेच करके वहां से ज्यादा ज्यादा। तो वह सोचते थे कि पैसा तो भारत में ही आ रहा है ना, इसलिए वाणिज्यवाद को बोलते थे वो लोग बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद कंपनी का शासन, वो लोग बोलते थे कंपनी का जो शासन है वह बहुत अच्छा है, शासन है अच्छा है, क्योंकि वह अपने अपने बारे में लाभ सोचते थे। वह शोषण से कुछ मतलब नहीं है, वह लाभ कमा के जाएंगे, ये सब चीजों में तो कंपनी का शासन वो लोग बहुत अच्छा समझते थे। फिर उसके बाद एकाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकार किसका बना रहा? कंपनी का एकाधिकार बना रहा 1857 तक। फिर उसके बाद बाह्य और आंतरिक आंतरिक शक्तियों में प्रतिस्पर्धा, बाह्य और आंतरिक शक्तियों में प्रतिस्पर्धा। यह आप लोग को बताना है कि बाह्य और आंतरिक शक्ति कौन, किससे किससे इनकी लड़ाई होती है, किस लिए होती है। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने इस पे चर्चा विस्तार से किया है। ठीक है, फिर उसके बाद 1857 के बाद, 1857 के बाद
लगभग 1860 के बाद भारतीयों का रुख क्या होता है वह देख लेते हैं। ठीक है, लगभग 5-7 मिनट 10 मिनट और खत्म हो जाने वाला है, फिर इसके बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले क्लास में नरम पंथियों और उदारवादी के बारे में पढ़ेंगे। नरम पंथी क्या करते थे भारत में, कैसे काम हुआ उनका। ठीक है, तो 1860 के बाद, 1860 के बाद, ठीक है, 1860 के बाद भारत में बाजार का विकास करना, भारत में बाजार का विकास करना, बाजार का विकास करना, कहाँ पे, भारत में बाजार का विकास करना, वहां से कच्चा माल लेके जाएंगे, वहां पर बेचेंगे, तभी तो बाजार का विकास होगा। तो भारत में एक बाजार का विकास करना कि अपने चीजों को बेच पाए, फिर उसके बाद बेचने के लिए बाजार, अपने सामान को बेचने के लिए क्या बाजार का उन्होंने क्या किया, वो किया, मतलब कि एक स्थापना की कि भारत एक बाजार को बेचने के लिए हमारे लिए सही होगा। फिर कृषि उद्योगों में सुधार, कृषि उद्योग में सुधार, कृषि उद्योग में सुधार का तात्पर्य कृषि चीजों में ये लोग ने सुधार किया, जो वाणिज्य वाली चीजें, कच्चे माल को लेके जाकर वहां पे मैन्युफैक्चर करके और चीजों में परिवर्तन करना, तो कृषि वाले चीजों में उन्होंने सुधार किया। फिर उसके बाद उद्योगों में, और उसके बाद रियासतों की सुरक्षा दी, रियासतों को क्या किया इन्होंने, रियासतों को सुरक्षा दी, सुरक्षा दी। यहाँ पे मैंने बताया था रियासतों की सुरक्षा में घेराबंदी वाली कानून बताया था, ठीक है, द्वैध शासन वाली कानून बताया था। तो रियासतों की, क्योंकि ये लोग ये क्या करेंगे, अगर ब्रिटेन वाले को ये लोग समर्थन देते थे, इसीलिए पूरी तरह से ये लोग रियासतों को क्या करते थे, सुरक्षा देते थे कि कुछ लोग भारत उनके फेवर में काम कर पाए, इसीलिए भारतीयों के लिए उन्होंने कुछ लोगों के लिए रियासतों में सुरक्षा देने का काम किया। फिर राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत, इस सब चीजों से भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का शुरुआत होता है, शुरुआत इन सब चीजों की वजह से भारतीयों में राष्ट्रवादी आंदोलन का शुरुआत। ठीक है, फिर प्रजातंत्र आंदोलन की शुरुआत, प्रजातंत्र आंदोलन का शुरुआत। पहले तो इसका समर्थन नहीं मिला कांग्रेस का, लेकिन धीरे धीरे बाद में कांग्रेस का इसका समर्थन मिल जाता है, कांग्रेसियों का। ठीक है, 1936 में कांग्रेसियों का इनका समर्थन, पहले समर्थन नहीं, पहले कांग्रेस का समर्थन नहीं, बाद में 1929 में कांग्रेस का समर्थन मिल जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ही होते हैं, बोस द्वारा इस प्रजातांत्रिक आंदोलन का क्या किया, इन्होंने समर्थन किया। फिर उसके बाद ब्रिटिश प्रांत का क्या था, ब्रिटिश ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत का रुख क्या था, इतना तो हो गया सब। ब्रिटिश प्रांत का रुख क्या था, नौ जमींदारी, जमींदारी प्रथा, नौ जमींदारी, कुछ ऐसे लोगों को विकास करना जो भारत उनके लिए फेवर में काम कर पाए, तो नौ जमींदारी। फिर उसके बाद लगान वसूलना, लगान वसूलना, लगान वसूल के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। फिर उसके बाद प्रशासनिक सहायता, प्रशासन प्रशासनिक सहायता, प्रशासनिक सहायता। फिर उसके बाद अंग्रेजों के शिक्षा में सुधार, अंग्रेजी शिक्षा में सुधार, जब तक भारतीयों को द्वारा अंग्रेजी शिक्षा नहीं लिया जाएगा तो आपस में कम्युनिकेशन किस प्रकार होगा, इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा में सुधार। फिर सिविल सिविल सेवा
सिविल सर्विस में भर्ती, भारतीयों के लिए भर्ती के लिए खोला गया, सिविल सेवाओं के लिए भारतीयों के लिए भर्ती के लिए खोला गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत सारी चीजें कवर कर लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो 1857 के बाद नरमपंथियों का क्या रुख रहा है, नरमपंथी का उदय कैसे होता है, वह कैसे भारत में काम करते हैं। तो आगे हम जो क्लास होगा उसमें नरमपंथियों के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले नरमपंथियों के बारे में पढ़ने से पहले भारत में कुछ आंदोलन हुआ, 1857 की क्रांति, फिर उसके बाद किसान आंदोलन, फिर उसके बाद बहुत सारे आंदोलन है। एक एक करके सभी आंदोलनों को हम पढ़ेंगे। फिर 1857 की क्रांति के बाद नरमपंथी, फिर गरमपंथी, फिर कांग्रेस का जो गठन होता है, कांग्रेस का गठन किस प्रकार होता है, किस प्रकार उसमें शासन चलाया जाता है। फिर उसके बाद कर्जन की नीतियां पढ़ेंगे। फिर 1919, 1909 और 1935 का कानून पढ़ेंगे। इस प्रकार हम पढ़ करके पूरे आधुनिक भारत को खत्म करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।